सो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड वैगन। और आज हम बात कर रहे होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिलेक्टर्स इन सीएसएस। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, और वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, किस तरीके से आपको अर्निंग करनी है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक, ऑनलाइन आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम तक हम इस वीडियो नहीं डाल रहे होंगे, लेकिन जल्दी इस वीडियो आ रही होगी जब कुछ अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर हम गेन कर लेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्टर इन सीएसएस। इसके लिए आपको कुछ फाइल्स चाहिए होगी, ठीक है, जो आपको डाउनलोड कर लेनी है। नीचे मैंने लिंक दे रखी होगी, ठीक है, वहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे जो आपके पास लिंक खुलेगी, इस तरीके से कुछ आपका स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपको आना है, ठीक है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है, प्रैक्टिस डॉट। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क स्लो है, ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना है इस पर। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से, और आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने VS कोड में आपसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको वापस आना है, सिलेक्टर्स में आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक index.html फाइल मिल रही होगी, इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आपको इन दोनों फाइल को अपने VS कोड में खोल लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी खोल ली है। ठीक है, index.html और प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसके लिए मैं इस फाइल डिलीट कर देता हूँ। तो आपको करना क्या है, जो href में हमारी CSS फाइल का लिंक है, आपको कंट्रोल क्लिक कर देना है कीबोर्ड पर, और माउस से इस पर क्लिक कर देना एक बार। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट फाइल, आप क्रिएट कर दें इसे और फिर सेव कर दें। तो इस फाइल में हम अपनी CSS लिख रहे होंगे, ठीक है, main.css में। आप बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसमें main.css लिख सकते हैं। ठीक है, फोल्डर होगा स्टाइल्स, इसके अंदर हमारी main.css फाइल आ रही होगी। ठीक है, साथ ही में आप main.css को बाहर भी रख सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पे main.css भी रख सकते हैं, style.css आप नाम रख सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेक्टर्स इन CSS। हम इस पेज पर अप्लाई कर रहे होंगे, ताकि हम बहुत से सिलेक्टर का यूज़ करके इस पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक डिज़ाइन जैसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे, तो बेसिक फॉर्मेट जो हमने सबसे पहले समझ लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहले हमारे पास आता है सिलेक्टर। सिलेक्टर आप अगर बेसिकली, मैंने आपको समझाया सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर की हेल्प से हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट और अ सिंगल एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सिलेक्टर हमारे पास बहुत से टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। फिर हमारे पास कर्ली ब्रेस सारे होते हैं, ठीक है, जिसे हम डिक्लेरेशन ब्लॉक भी कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास आ रही होती है डिक्लेरेशन आ रही होती है हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू भी है, जिनका यूज़ करके हम अपने एलिमेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कलर हमारी एक प्रॉपर्टी है, और फिर हमारा कॉलन आ रहा होता है, फिर हमारी प्रॉपर्टी मतलब वैल्यू आ रही होती है उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, और सेमी कॉलन से हमारे स्टेटमेंट को है, हर एक डिक्लेरेशन को ख़त्म कर रहे होते हैं। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी हमारा कर्ली ब्रेसेस से पार्ट रहता है, ठीक है, उसे हम डिक्लेरेशन ब्लॉक कहते हैं। तो उससे पहले जो हमारा पार्ट आ रहा होता है उसे हम सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्टर हमारे पास बहुत से प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर, वहीं पे डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, ठीक है, जिनको कि हम अब आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और सिलेक्टर की हेल्प से हम बहुत चीज़ें समझ रहे होंगे आगे। इसमें बेसिकली जितना हमें टाइम लगेगा उतना हम कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, जितना बेसिकली हो पाएगा। ठीक है, और अगर कुछ छूट जाता है तो हम अगले लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला और सबसे इजी मिल, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टेड टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन अ डॉक्यूमेंट। क्या करना होता है, आपको ये एस्टेरिस्क का जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, स्टार आप इसे कह सकते हैं, आपको कीबोर्ड पे आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे आपको A2 पर लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप शिफ्ट पे क्लिक करते हैं और फिर आप 8 इंटर करते हैं,
हम 8 पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे आपको एस्टेरिस्क दिखाई देगा, ठीक है। एस्टेरिस्क का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो एस्टेरिस्क क्या करता है कि आपके एलिमेंट मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट होता है कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसको सिलेक्ट करता है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। हमारे पास जो फाइल थी, ये हमारी फाइल जिसे हमने यहाँ पे ब्राउज़र में खोल रखा है, ठीक है। ये हमारी फाइल, इसको हम यहाँ पे main.csv में जाके स्टाइलिंग दे रहे होंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अभी पढ़ा है कि एस्टेरिस्क आपको शिफ्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको कर्ली ब्रेस इस तरीके से। अब आप जो भी स्टाइलिंग देंगे आपके पूरे पेज पे अप्लाई होगी। मे बी हमने ये पहले भी पढ़ चुका है जब हम CSS में देख रहे थे। तो चलिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा पेज है अगर हम उसको कोई बैकग्राउंड दे दें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अगर हम दें, बैकग्राउंड कलर अगर हम इसे दें, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ इसमें चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं आपके पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और लेकिन हम बैकग्राउंड कलर अभी के लिए नहीं दे रहे होंगे, हम फॉन्ट फैमिली सेट कर रहे होंगे इससे, ठीक है। जो हमें बेसिकली चाहिए फॉन्ट फैमिली हम सेट कर रहे होंगे इससे, ठीक है। आप अगर तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं हमारे पेज का फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। तो हमें मल्टीपल फॉन्ट फैमिली की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्यूरियर रखते हैं अभी। वैसे एक अच्छी प्रैक्टिस अगर आप रखते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक फॉन्ट फैमिली रखने वाले हैं, ठीक है। फॉन्ट वेट 500, हर एक फॉन्ट वेट बढ़ जाएगा, आप देखते हैं यहाँ पर। और वहीं पे बेसिकली इतना ठीक है जो हमें पूरे डॉक्यूमेंट पे चाहिए। अगर कुछ और स्टाइलिंग होगी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में। सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑन द सेम ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर तो हम इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। जब आप एलिमेंट का नाम लिख रहे होते हैं तो उस एलिमेंट को मतलब उस एलिमेंट से जितने भी हमारे इसमें एलिमेंट्स होंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी उस टाइप के एलिमेंट होंगे सब हमारे सिलेक्ट हो रहे होंगे। इसे हम टाइप सिलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सारे टाइप के एलिमेंट मतलब जिस टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे सिलेक्ट हो रहे होंगे हमारे पेज में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी सिलेक्ट करना चाहते हैं, अभी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं हमारे पेज में जितने भी हमारे पेज में पैराग्राफ हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पेज में पैराग्राफ हैं, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारे पास ये भी पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है। इन्हें हम चाहते हैं थोड़ा सा यूनिक वे में दिखा दें। इनका फॉन्ट वेट हम चाहते हैं 700 हो, ठीक है। और कलर इनका हम ब्राउन में दे देते हैं, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली हम चाहें तो इसके लिए चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हम चेंज नहीं कर रहे होंगे। कलर हमने दे दिया है, फॉन्ट वेट हमने दे दिया है। टेक्स्ट डेकोरेशन हम दे देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम दे रहे होंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम दे रहे होंगे कैपिटलाइज, ठीक है। तो अगर हम अब देखें तो आप बेसिकली देख सकते हैं तो हमारे जो फर्स्ट टेक्स्ट है उसमें चेंजेस आ रहे होंगे। आवर सर्विस इंक्लूड, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट मतलब हर वर्ड का फर्स्ट जो टेक्स्ट है लेटर है वो आप देख सकते हैं कैपिटल में आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने पेज को हल्का सा डिज़ाइन कर दिया, थोड़ा सा सही दिख रहा है, ठीक है, पहले के मुताबिक बिना स्टाइलिंग के, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने एलिमेंट सेलेक्टर को देख लिया। अगर आप किसी भी एलिमेंट का नाम लिखोगे तो उतने भी उस टाइप के जितने भी हमारे पेज में एलिमेंट होंगे सब सिलेक्ट हो होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईडी सिलेक्टर के बारे में। सिलेक्ट्स एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स आईडी एट्रीब्यूट। तो हमारे एलिमेंट की जो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है उसके बेस पे हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर और अच्छे तरीके से समझना है तो क्या होता है कि यहाँ पे हम पहले हैश लिख रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारी आईडी वैल्यू आ रही होती है जो हमने वैल्यू दे रखी होती है अपने आईडी के अंदर। और फिर हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर जो आ रहा होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना जब भी हम आईडी की बात करेंगे तो यहाँ पे आईडी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो ये होम वाला सेक्शन था, मैं चाहता हूँ कि इसका जो इसके आईडी आप देखते हैं होम है, ठीक है। इसके पास आईडी की जो वैल्यू होम है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर होम लिखेंगे, होम अगर हम यहाँ पे लिखें और इसे सेव करें, अब हम यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दे रहे होंगे, ठीक है। तो जो होम है हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर
डार्क हो, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर अगर हम इसको ब्लैक देंगे, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम इसे ब्लैक दे सकते हैं। और इसका जो फॉन्ट कलर होगा वो हम चाहते हैं कि एज्योर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये होम वाला जितना भी ये था, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। पैराग्राफ वाला हमने कलर दे रखा था तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन होम जो था हमारा, ये जो हमारा ये वाला सेक्शन था, इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं आप देखते हैं उसको एक कलर मिल गया। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, हम आगे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो हम इसे और कुछ प्रॉपर्टी का ये दे होंगे, ठीक है, बॉक्स, या मैं इसे बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब अगर आप इस पेज को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आ गया, ठीक है। तो आप देखते हैं कितने अच्छे वे में ये आ गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा और ना इसको आपको इतना ध्यान देना है। हमने सिर्फ सिलेक्टर का यहाँ पे आपको यूजेस सिखाने हैं, ठीक है। तो सिलेक्टर के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, अभी आईडी का यूज़ किया है, ये हम बाद में सब कुछ पढ़ रहे होंगे। ये बेसिक स्टाइलिंग है, और अगर आप इससे देखते हैं इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतनी अच्छी स्टाइलिंग हमें मिल रही है, तो आगे आप कितने अच्छे तरीके से अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर पाएंगे, ये हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। आईडी के बेस पे हमें किस तरीके से सेलेक्ट करना है, पहले हमें हैश लिखना होता है, फिर हमें आईडी नाम लिखना होता है, ठीक है। तो अगर हम और देखना चाहें, ठीक है, हमारे पास आता है यहाँ पे सी एस एस सेलेक्टर, ठीक है, जहाँ पे हमने बात की थी सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट पी, सिलेक्ट ऑल पी पैराग्राफ एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम पी लिख रहे हैं अपने इसमें, तो हमारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। वहीं पे क्या होता है कि सिलेक्टर हमारे पास होता है हैशटैग आईडी, हैशटैग फर्स्ट नेम सेलेक्ट ऑल एलिमेंट विद आईडी, जिसके पास आईडी की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट नेम, जिसके आईडी की वैल्यू फर्स्ट नेम होगी उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। वहीं पे होता है सिलेक्ट ऑल एलिमेंट, ये हमारे पास जो एस्ट्रिक्स होता है ये हमारे ऑल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है। फिर हमारे पास होता है क्लास, तो क्लास को जब भी हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें डॉट लिखना होता है, फिर हमें अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होती है। बहुत से तरीके से हम अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं डॉट इंट्रो, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विथ क्लास इंट्रो, सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स विथ क्लास इंट्रो। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला होगा, मतलब जितने भी हमारे पास पेज में पैराग्राफ हैं, नहीं, जो सेकंड वाला है, अगर आप इस तरीके से अपने वेब पेज में लिख रहे हैं, ठीक है, पहले रुक जाओ, इसे मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने आईडी सिलेक्टर के बारे में बात कर ली है, देख भी लिया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्लास सिलेक्टर के बारे में। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। क्लास सिलेक्टर में आपको क्या करना होता है, पहले आपको डॉट लिखना होता है, फिर आपकी क्लास का नाम आ रहा होता है। इतने हमारे पेज में हमारे क्लास है। यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन की हेल्प से आना है, आपको एक्सटेंशन भी डाउनलोड नहीं करना है, ये बाद में हमारे काम में आ रहा होगा प्रोजेक्ट में। तो अभी के लिए आप इसे साइड रखना है, क्योंकि अभी के लिए आप प्रैक्टिस फेज में, और आपको इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास में हम ले रहेंगे क्लास बटन। तो जितने हमारे पेज में बटन होंगे, हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा, तो अब ये सारे बटन को चेंज कर लेगा। क्लास से आप क्या कर सकते हैं, मतलब आईडी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आईडी सिर्फ एक एलिमेंट के पास एक आईडी हो सकती है, सेम आईडी हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट के पास नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक क्लास में बहुत से स्टूडेंट आ सकते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट के पास सेम आईडी नहीं हो सकती, आईडी यूनिक होगी। इसीलिए हर एक एलिमेंट के लिए आईडी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। क्लास सेम हो सकती है। तो बटन के हमारे पास ये वाली क्लासेस बहुत से एलिमेंट के पास है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी क्लास या आईडी का नाम होगा वो, मतलब उसका कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको पेज को रीड करते टाइम वो समझ में आ रहा हो, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए, उससे कुछ समझ आ रहा हो कि इस चीज़ के लिए, क्योंकि फिर जब भी हम सिलेक्ट कर रहे होंगे हमें पता चल रहा है हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्पेलिंग में भी पता चल रहा होगा, और यहाँ पे हमारे पेज में पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा अबाउट का सेक्शन है उसमें हमने आईडी अबाउट दी है, तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि हमारा आई अबाउट का सेक्शन है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखते हैं, यहाँ पे हमने क्लास के अंदर दो क्लासेस दी हैं। एक तो हमने दिया अबाउट बटन, इसे और ज़्यादा अच्छे से, मतलब अगर हमें चाहिए कि हमें यही सिलेक्ट करना है, सिंपल यही, तो हमने लिखा हुआ कि ये जो बटन है अबाउट का बटन है, ठीक है। तो हम अपने पेज में सिलेक्ट कर सकते हैं अबाउट बटन, लेकिन हमने साथ ही में हर एक
बटन को BTN क्लास दी है, जो आप देखते हैं यहाँ पे इसे मैंने BTN क्लास दी है, सर्विस बटन भी लिखा हुआ है। या तो हम इसे अलग से स्टाइलिंग दे सकते हैं सर्विसेज बटन लिख के, या फिर हम BTN का यूज़ करके इसे ये दे सकते हैं, अगर हम हर एक बटन को स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो। हम हर एक बटन को स्टाइलिंग यहाँ पे देंगे, ठीक है। हर एक बटन को हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें ब्राउन में चाहिए, हो सकता है अच्छे तरीके से ना दिखाई दे लेकिन अभी के लिए, या फिर हम इसे ब्लू दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। या फिर एक सियान टाइप में दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी RGB वैल्यू है जो आप देखते हैं, जहाँ पे हमारे ग्रीन और ब्लू की वैल्यू ज़्यादा है, वहीं पे हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे RGB वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, HSL वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर चेंज करते हैं तो आपके ये वैल्यू का फॉर्मेट चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पे RGB वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे भी हमने RGB वैल्यू को यूज़ करना है। तो हमने जब सीख रखा है तो मुझे लगता है कि कलर से ज़्यादा हमें RGB वैल्यू को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। RGB और हेक्स कोड होता क्या है कि इनमें आपको बहुत से कलर फॉर्मेट यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपके पास क्या हो रहा होता है कि नेम्ड कलर में आपका 140 कलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो एक ही कलर के आपके पास 255 फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कितने कलर आपके पास मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ कलर्स आ रहा होता है। तो RGB और हेक्स कोड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा कलर्स बनाने के लिए होते हैं। RGB में तो हेक्स कोड से थोड़ा सा कम होते हैं, और हेक्स कोड में आपको बहुत ज़्यादा कलर्स मिल रहे होते हैं क्योंकि हमें क्रिएट करने पड़ते हैं अपने तरफ से, क्योंकि पॉसिबली तो ये हो नहीं पाएगा कि आपको उतने कलर्स के नहीं मिले जितने कलर्स आपको चाहिए होते हैं हमारे वेब पेज में, ठीक है। तो हमने ये अभी क्लिक कर लिया है। तो इसका जो टेक्स्ट कलर है हम रखेंगे ब्लैक, या फिर हैश में हम इस यहाँ पे कलर दे रहे होंगे, ठीक है। हैश में 000 या 3 बार, ठीक है। यहीं पे से सेव कर देते हैं। और अगर आप अपने पेज में देखेंगे तो जितने भी हमारे पास बटन्स थे, आप देखते हैं इनके बैकग्राउंड कलर हो गया इस तरीके से, और इन्हें मिल रही है इस तरीके से कलर, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें, एक हमारे पास होती है बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर ये शॉर्ट हैंड है, आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी मैं 3 चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। आप जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं समझ रहे होंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी के लिए आपको ध्यान देना है। क्लास का हमने इस तरीके से यूज़ किया। क्लास में मल्टीपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने बटन के जितने भी एलिमेंट्स थे, हम बटन लिख के डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन बीटेन क्लास से क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स के साथ बीटेन क्लास होगी, सेम टाइप के एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लास की बात कर रहे हैं। जितने भी एलिमेंट के पास हमारी क्लास, ये वाली क्लास होगी बीटेन क्लास, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता हो पैराग्राफ भी है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मीनिंगफुल तरीके से यहाँ पे क्लास दी है, ठीक है। हमने क्या दिया है कि बटन को बीटेन क्लास दी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पैराग्राफ को भी क्लास दे दूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा अभी जो हमारा ये H2 सर्विसेज है, अगर मैं इसे क्लास देता हूँ BTN, जो मैं बाद में डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ना तो इसका कोई मीनिंगफुल ये निकल रहा है और ना इसका यूजेस है, ठीक है। अगर हम अपने पेज में अब देखें तो आप देख रहे हैं जो हमारा H2 होगा, आप देखते हैं इसके बाहर इसके बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी नहीं, फॉन्ट कलर तो ब्लैक ही था, तो हमें इसके लिए इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखते हैं कि जिस भी एलिमेंट के पास हमारी BTN क्लास होगी, उस एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही होगी। मतलब ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं है कि मैंने BTN क्लास लिख लिया और फिर हर बटन पे अप्लाई होगी, लेकिन किसी और एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो सकती। क्लासेस आपने जिस जिस एलिमेंट को वाली क्लासेस दे रखी होंगी, हर एक वो एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा होगा जिसके पास वो क्लास होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्लास से एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, वो चीज़ें सेलेक्ट हो रही थी जिसको आपने वो क्लास दे रखी है। तो हमने ये चीज़ें कर दी है, और यहाँ पे आके हमें क्या कर देना है, इसे हम कुछ बॉर्डर दे रहे होंगे। 2 पिक्सल मीन कि बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, तो हमारी बॉर्डर का क्या ये होगा, स्टाइलिंग क्या होगी, और सॉलिड कलर क्या होगा, ब्लैक। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और अगर हम बॉर्डर रेडियस की बात कर रहे हैं, जो आपने ऊपर भी देखा था, बॉर्डर रेडियस से हम बता रहे होते हैं कि ये कितना राउंडेड होने चाहिए, जो उसके कॉर्नर होते हैं ना चारों तरफ से, वो कितने राउंडेड होने चाहिए, वो हम बॉर्डर रेडियस से बता रहे होते हैं। तो चलिए यहाँ पे आकर हम 10 पिक्सल दे देते हैं हर एक बटन के लिए, हो सकता है ज़्यादा हो, अभी के लिए देख लेते हैं कितना है। तो आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमारा बटन का फॉर्मेट आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो हमारा होम है, ये वाला बटन, इसकी जो आप देख रहे हैं अभी इसके लिए बॉर्डर नहीं दिख रही है। बॉर्डर दिखने के लिए हम बाद में से चेंज कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए हमें सबके लिए तो ब्लैक ही रखना है, इसके लिए हमें चेंज करना है। लेकिन उसके लिए हमें एक और सेलेक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है, वो आप बाद में देख लेंगे।
मतलब आप चाहें तो कर सकते हैं चेंज, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास क्या तरीका है, हमने यहाँ पे अबाउट बीटीएन लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हमारा जो ये वाला बीटीएन है, ये कौन सा बीटीएन है, होम बीटीएन है ना मे बी। तो चलिए पहले तो मैं देख लेता हूँ कि होम बटन है, हाँ ये होम का बटन है हमारे पास। तो हम एक तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके कंट्रोल भी अगर कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं होम बटन, जो पहले आपको डॉट लिख लेना है आगे, ठीक है, डॉट लिख लेना है। हम क्या चाहते हैं, जो होम बटन है उसका जो कलर है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर बॉर्डर कलर अगर आप लिख रहे होंगे तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं ब्लू। ब्लू अगर आप देखें तो इसके पास ये बॉर्डर ब्लू में आ रही होगी, ठीक है। उतना अच्छा नहीं दिखाया, हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका भी यूज़ नहीं करने वाला। क्यों, हम आगे समझ रहे होंगे। अभी के लिए चलते हैं आगे, टॉपिक को कवर अप करते हैं। अब हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हमने इतनी चीज़ें सॉल्व कर ली है, तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम बात के लिए रख सकते हैं, या तो फिर अगले लेक्चर में, या फिर ठीक है, और या फिर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसे। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास, और इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो हम इसकी स्टाइलिंग क्या कर रहे होंगे, इसी पेज के अंदर लिख रहे होंगे, ठीक है। पहले मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, हमारा पेज है। और इसके लिए जो स्टाइलिंग है, हम हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे होंगे, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर हम इसके लिए स्टाइल लिख रहे होंगे। सबसे पहले हमें क्या किया है, सेट द फॉन्ट फैमिली टू ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट टू कुरियर न्यू, ठीक है। हम यहाँ पे एस्टेरिस्क लिख रहे होंगे इस तरीके से। कंप्लीट डॉक्यूमेंट को अगर सिलेक्ट करना था तो हमने कहा था एस्टेरिस्क आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टाइलिंग दे रहे होंगे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली को हम दे रहे होंगे कुरियर न्यू, हमें कहा गया है, तो हम ये हटा देंगे और सिर्फ कुरियर न्यू हम दे रहे होंगे, ठीक है। सेकंड हमें कहा गया सेट द टेक्स्ट कलर फॉर H1 हेडिंग्स टू, जितने हमारे पास H1 हेडिंग है उनके लिए हमें कलर सेट करना है हैश 1B74 और E4 हमें सेट करना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना, 1B74E, और सबसे पहले हमें हैश लिख देना है, तो हैश कोड का यूज़ करके हमने किया। H1 के लिए हमने यहाँ पे कलर सेट कर दिया, ठीक है। अब आगे हमें कहा गया सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट सर्च, ना सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सर्च, जो हमारा सर्च बटन है, टू ब्लैक एंड टेक्स्ट टू वाइट। तो जो हमारा क्या है, सर्च बटन, आप देख सर्च बटन का आ गया, हाँ, सेट द सर्च बटन के लिए हमने यहाँ पे आप देखते हैं सर्च बटन इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसी आईडी का यूज़ करेंगे। आईडी के बारे में हमने देख लिया था अभी तक, इस तरीके से, फिर हम आईडी का नाम लिख लेंगे, फिर इस तरीके से, ठीक है। अब हमें से इसके लिए हमें कहा गया है सेट द बैकग्राउंड कलर टू सर्च बटन ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट टू वाइट। बीजी कलर एक शॉर्ट फॉर्म है, जिससे हमारे पास इस तरीके से प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर टू वाइट, ठीक है। तो कलर हमें वाइट वाइट कर देना है, तो आप देखते हैं हमने ये भी कर दिया। लास्ट में हमें कहा गया सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द लॉग इन एंड साइन अप बटन टू एक्वा। हमारे पास इसके लिए दो चीज़ें हैं, हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप बटन, और नहीं साइन अप बटन एंड, हाँ, लॉग इन बटन एंड साइन अप बटन हमारे पास है। इनको कहा गया है, इनको सिलेक्ट करके हमें क्या दे देना है, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देना है, ठीक है। और नहीं, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द लॉग इन बटन एंड टू एक्वा, ठीक है। आप देखते हैं इस तरीके से। तो अगर हम चाहते हैं इनका बैकग्राउंड कलर एक्वा दे सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक तो बटन लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम बटन लिख सकते हैं, ठीक है। बटन अगर हम लिख रहे होंगे तो इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है इन दोनों पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बटन लिखते हैं तो हमारी स्टाइलिंग दोनों पे अप्लाई हो रही होगी, बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है। अब अगर हम देखें, इसे अगर हम गो लाइव कर रहे होंगे अभी, तो हमारा ये डॉक्यूमेंट खुल रहा होगा, आप देख सकते हैं इसे सेम स्टाइलिंग मिल गया जो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके से। लेकिन हमने अभी क्लासेस की बात की थी, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ क्या होती है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र बटन हमने यहाँ पे क्लासेस दी है, तो हम डॉट यूज़र बटन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे पेज में एज इट इज़ कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमने कोई स्टाइलिंग चेंज नहीं की, हमने सिर्फ यहाँ पे क्लास लिख दी है, और इन दोनों बटन के पास एक क्लास है, तो क्या हो रहा है कि दोनों बटन को स्टाइलिंग मिल रही है दोबारा से, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम आईडी भी दे सकते हैं और दोनों को अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, लॉगिन, और वहीं पे से आईडी दे सकते हैं साइन अप,
ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम आईडी का यूज़ कर सकते हैं हैशटैग लॉगिन और हैशटैग साइनअप। एक दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, हमें इस तरीके से नहीं कॉमा लिखना है, तो कॉमा। अब आप देख रहे होंगे हमारी जो स्टाइलिंग है वो वापस से सही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी आपको किसी 2 या 3 एलिमेंट पे या मल्टीपल ऑफ एलिमेंट पे अगर आपको सेम स्टाइलिंग देनी है, आप कॉमा सेपरेटेड उन्हें अगर लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके आपने लिखते हैं, तो उन पे अब स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो लॉगिन बटन है हमारे पास और जो साइन अप बटन है, उन्हें हमें बैकग्राउंड कलर सेम ही देना है, सेम बैकग्राउंड कलर देना है। सेम बैकग्राउंड कलर इन द सेंस कि आपको कलर देना है एक्वा दोनों बटन को। हमारे पास क्या-क्या चीज़ें थी, एक तो हम सर्च बटन लिख के सिंपल जो दोनों के लिए हमने दे रखा है। अब बेस्ट वे तो क्या है कि हमने दोनों के लिए यूज़र बटन दे रखा है, ईज़ी है, ज़्यादा हार्ड कोड नहीं होगा। लेकिन वहीं पे हमने दोनों के लिए अलग-अलग ये लिखा हुआ है, क्योंकि ताकि अगर हमें बाद में, अभी के लिए तो हम बेसिकली इतना लिख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अगर अगर हम सिर्फ सर्च बटन लिख रहे हैं, सर्च बटन, यूज़र बटन अगर आप लिख रहे हैं, तब भी आपके स्टाइल में एस्थेटिक कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हैश लॉगिन के लिए, इसलिए हमने आईडी को अलग अलग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन बटन के लिए मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे इसकी बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी चेंज करनी है। मुझे चाहिए कि इसकी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल हो, तो आप देखते हैं थोड़ा सा राउंडेड हो गया। और जो हमारा साइनअप है, अगर हमें इनके लिए अलग से स्टाइलिंग देनी है दोनों बटन के लिए, इसलिए हमारी आईडीज़ काम आती है, आईडीज़ हमेशा यूनिक होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा था। अब मुझे साइनअप के लिए अगर क्या देना है, इसके लिए मुझे पैडिंग दे देनी है। पैडिंग से क्या होता है कि जो आपका एक कंटेंट और ये बॉर्डर है, इसके बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, बॉर्डर और ये आप देख रहे हैं, ठीक है, बीच में, मतलब कंटेंट के बीच में कंटेंट के लिए आपको गैप मिल जाता है। तो हम यहाँ पे 20 पिक्सल अगर लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे कंटेंट बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से 20 पिक्सल इस साइड से, 20 इस साइड से, 20 इस साइड से, 20 इस साइड से। अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं तब आपको पता चलेगा। और आपको ये भी नहीं सोचना है पैडिंग क्या होती है, ये प्रॉपर्टी में कैसे ध्यान रखूँ, बाद में जब हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे बॉक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है, बॉक्स मॉडल जब हम देख रहे होंगे तो उसमें हम पता कर रहे होंगे, इन सब चीज़ों को हम इजीली समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, या फिर 200% ही जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर भी क्लिक करूँ लेआउट में या कंप्यूटर, हाँ, आप अब आप देख सकते हैं पैडिंग, ये हमारा कंटेंट आ रहा है जो इतना सा आपके देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पैडिंग आ रहा है, ये हमारी बॉर्डर आ रही है, ठीक है। तो कंटेंट के बीच में जो गैप आ रहा होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में आपको जो गैप दिखाई दे रहा है अभी इतना सा गैप, ठीक है, वो हमारा आ रहा है पैडिंग की वजह से। और अगर मार्जिन आप देख रहे होंगे, मार्जिन हमारे पास 0 है। मार्जिन क्या होती है, आपके बॉर्डर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेरा दो एलिमेंट्स है, दो, ठीक है, दो एलिमेंट्स यानी दो बॉक्स आप समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें इनके बीच में गैप चाहिए, उसे हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मार्जिन चाहिए तो उसे आप देखते हैं मार्जिन हम उसे कहते हैं। अभी के लिए हम मार्जिन ऐड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने इसे इतना सा जूम कर लिया, हमने जो बेसिकली हमें करना था हमने देख लिया, और इस स्टाइलिंग को हम यहाँ पे डिलीट करके वो ये रख रहे होंगे जो बेसिक स्टाइलिंग हमारे पास थी, क्योंकि हमें जितना करना था हमने वो कर लिया टेक्स्ट प्रैक्टिस एंड सॉल्व, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, इसे मैं यहाँ से कट करने वाला हूँ, यहाँ पे हम आ रहे होंगे, इसे मैं फुल स्क्रीन करने वाला हूँ, इस पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे करने वाला हूँ। तो आप देखते हैं एज इट इज़ हमारा ये कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आए हैं। तो चलिए, हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अब बहुत ज़्यादा सीख गए हैं, बहुत चीज़ें आप अब कर सकते हैं। अब हम आगे और चीज़ें समझ वाले हैं। अब हमारी बात करने वाले हैं हम डिसेंडेंट सिलेक्टर के बारे में। सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ इन साइड डिफ। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जान लें, ठीक है। एग्जिस्टेंस लिंक 3 सिलेक्ट, तो ये तो हमने देख लिया था। एलिमेंट सिलेक्टर में क्या होता है कि हमने जो अभी तक एलिमेंट सिलेक्टर बात की थी, आपके एलिमेंट का नाम आ रहा होता है और यहाँ पे हमारी CSS डिक्लेरेशंस आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये इसका हमें अब कोई ये नहीं है। CSS कॉम्बिनेटर्स, जहाँ पे आप देखते हैं, हाँ, तो a CSS a combinator is something that explains the relationship between the selector। तो सिलेक्टर के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसे कॉम्बिनेटर, मतलब वो कॉम्बिनेटर इज समथिंग, कॉम्बिनेटर वो चीज़ है दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर, जो सिलेक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। A CSS selector can contain more than one simple selector between the simple selectors, ठीक है। We can include a combinator, there are 4 different combinator in CSS। तो 4 तरह के कॉम्बिनेटर होते हैं। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर क्या होते हैं, जब हम बीच में स्पेस दे रहे होते हैं, मतलब पहले हम एक सेलेक्टर का नाम लिख रहे होते हैं, फिर स्पेस, फिर हमारा दूसरा सेलेक्टर आ रहा होता है, ठीक है।
उसे हम डिसेंडेंट सेलेक्टर कहते हैं। लेकिन जब भी हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर रिलेशनशिप आ रहा होता है, क्या होता है बाद में समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। चाइल्ड कॉम्बिनेटर रिलेशनशिप आ रहा होता है तो क्या होता है कि एक तो हमारा एलिमेंट आ रहा होता है, फिर हमारा ग्रेटर देन साइन आ रहा होता है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। चाइल्ड कॉम्बिनेटर पे जो आपको साइन दिखाई दे रहा है आगे, यहाँ पे जो आपको साइन दिखाई दे रहा है, फिर हमारा ये साइन आ रहा होता है, फिर हमारा दूसरा एलिमेंट आ रहा होता है। अगर हमें किसी चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, चाइल्ड इन द सेंस कि आपका कोई डीबी एलिमेंट है, उसके अंदर बटन है, ठीक है। तो अगर आप उस बटन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इस एलिमेंट को आपको पहले लिखना है कि पहले आपको डिप लिखना है, और फिर डिप के बाद आपको ये लिखना है, फिर आपको बटन लिखना है। तो उससे क्या हो रहा होगा, उससे सिलेक्ट कर रहा होगा उस बटन को, जो उस डिप के अंदर होगा, क्योंकि उसका चाइल्ड है, ठीक है। अ, यहाँ पे दूसरा है कि नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या होता है, मतलब जो किसी के डायरेक्ट बाद आ रहा होगा, ठीक है। सिबलिंग कॉम्बिनेटर आप समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम प्लस का यूज़ कर रहे होते हैं किसी लेवल का। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं सब्सिक्वेंट, ठीक है। सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर जहाँ हम टिल्ट चिन्ह का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंबल का यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरीके से हम इन्हें और अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लेंगे। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर क्या कर होता है, द डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर मैचेस ऑल एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इन साइड डिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आपको डिव लिखा गया फिर पैराग्राफ, तो क्या सिलेक्ट होगा, जितने भी डिव के अंदर पैराग्राफ वो सिलेक्ट होंगे तो उनकी स्टाइलिंग मिल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे अभी और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ रखे हैं, ये हमारी इंडेक्स डॉट फाइल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन है, इसके अंदर अगर हम किसी भी एलिमेंट को हम चाहते हैं कि जितने भी सेक्शंस हैं उनके अंदर जितने H2 हैं, हमने कितने सेक्शन लिखे हैं, एक होम, एक अबाउट, ठीक है। हमने लिखे अबाउट के लिए हमने सेक्शन लिखा है, सर्विसेज के लिए हमने सेक्शन लिखा है, पोर्टफोलियो के लिए हमने यहाँ पे सेक्शन अलग सेक्शन बनाया है, ठीक है। और हाँ, अब बात चेकिंग कि मेरी साउंड आ रही है नहीं, क्योंकि पहले भी एक बार हो चुका है मेरे साथ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते माइक स्विच ऑफ हो गया था। तो ये चीज़ ना हो जाए उसके लिए मैं अपनी साउंड चेक कर रहा था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हर एक सेक्शन में एक H2 है, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके, इसे हम डिसेंडेंट सेलेक्टर कहते हैं, जिसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आप कमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम नहीं कर रहे होंगे। बाद में कमेंट्स को किस तरीके से सेलेक्ट करना है वो भी हम देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, एक तो इसकी स्पेलिंग भी याद नहीं है, तो डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर आप इसे, या डिसेंडेंट सेलेक्टर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें देख ली है, ठीक है। तो इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, अब इसका यूज़ करके जितने भी हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं उसके अंदर जितने जितने भी सेक्शन के अंदर H2 है, मतलब जितने भी हमारे सेक्शन के, जितने हमारे पास सेक्शन है उनके अंदर H2 है, उनको क्या हमें दे देना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो हम बेसिकली अभी कर सकते हैं, हमने देखा भी है। तो टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर कर रहे हैं हम, अगर अपने पेज में आएंगे और यहाँ पे, तो आप देखते हैं जितने भी हमारे पास सेक्शन हैं, सेक्शन आप देखते हैं, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, हर एक सेक्शन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, लेकिन जितने भी H2 थे सेंटर में लाइन हो गए, एक दो तीन, कॉन्टैक्ट वाला सेंटर में आ गया, पोर्टफोलियो सर्विसेज अबाउट सेंटर में आ गया, और हमारा होम सेंटर में आ गया। तो आप देखते हैं कितने चेंजेस हमारे सिर्फ एक डिसेंडेंट प्रॉपर्टी से आए हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने कहा था इस बटन को मैं स्टाइलिंग नहीं दूंगा, तो अभी भी मैं इसे स्टाइलिंग दे सकता हूँ, या अगर चाहूँ तो किसी और तरीके से दे सकता हूँ। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक एलिमेंट को 100 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम हर एक प्रॉपर्टी, हर एक सिलेक्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्या है कि आपने एलिमेंट्स को तो पढ़ ही लिया था, हम उनका यूज़ करके डायरेक्टली पेज बना सकते थे, लेकिन कभी आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी हो सकता है। कभी हो सकता है आपको ओवरराइड करना पड़े अपने स्टाइलिंग को, आपको हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हम आईडी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ होगी, आप मेनली देखेंगे कि जब मैंने इसको स्टाइलिंग दी है, ठीक है, इस आईडी का यूज़ करके मैंने स्टाइलिंग दी है, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को मैं एलिमेंट लिख के स्टाइलिंग दूंगा तो इस पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी हम बाद में समझ रहे होंगे, अभी के लिए आपको चीज़ें में भी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जब हम सिलेक्टर्स को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तभी वो टॉपिक्स हमारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अभी आपकी समझ से बाहर है, तो अभी हम मेनली सिलेक्टर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। H2 सेंटर में अलाइन हो गए हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं, अभी हमने सिर्फ
क्या लिखा था, अभी हमने एलिमेंट का यूज़ किया था, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट बताया था कि सेक्शन एलिमेंट के अंदर कोई H2 एलिमेंट, जितने भी H2 एलिमेंट है उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर स्पेशली हम चाहते हैं कि होम को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने आईडी होम दे रखी है, हम लिख सकते हैं आई हैश होम। आईडी को सिलेक्ट करने का होगा तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, जो हमारा होम वाला सेक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर जितने भी H2 हैं, अब बेसिकली हमारा जो होम वाला सेक्शन है उसके अंदर का H2 सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने किसी दूसरे एलिमेंट को इस तरीके से आईडी नहीं दिया और ना ही देना है, आईडी सिर्फ एक रहेगी हमारे पेज में। अब हम इनसे बेसिकली कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, हम H1 को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें अब, तो क्या होगा कि बेसिकली हमारा सिर्फ एक सेंटर में आ रहा होगा। तो आप देखते हैं सिर्फ होम वाला सेंटर में आ रहा है, औरों पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, हम H1 को तो वही पहले वाले दे देंगे, ठीक है, कंट्रोल जेड, ये वाला, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, जो हमारा होम वाला है, जो हमारा होम वाला है उसका जो H2 है, फॉन्ट विड्थ में से कम्प्लीटली क्या है, मतलब इसे तो वैसे मिल ही रहा होता है, ठीक है, इसे हम बोल्डर कर सकते हैं। तो ये पेरेंट के रिलेटिव मिल रहा होता है, ठीक है, बोल्डर हम दे रहे होंगे, और अगर होता है तो ठीक है। फॉन्ट साइज आई डोंट थिंक कि देना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी हमारा उतना यूज़फुल नहीं है। अब मुझे देना है इसके अंदर, होम के अंदर जो हमारा BTN है, डॉट BTN है, हम बटन लिख सकते हैं, क्योंकि होम के अंदर हमारे पास एक ही बटन है। अब देखो इसके कितने तरीके हैं आपको सेलेक्ट करने के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें, हमें इसकी कलर चाहिए, जो हमारी बॉर्डर कलर है वो हमें चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर कलर के लिए लिख सकते हैं एक्वा। अब अगर हम देखें तो हमारा इसका जो बॉर्डर कलर है चेंज हो रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं इसे और कुछ रखना चाहता हूँ, थोड़ा डार्क वे में। थोड़ा सा अगर मैं अब देखूँ तो देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। उतने अच्छे तरीके से ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्या रखें फिर कि जो अच्छा, इसे बेसिकली ये रखें क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है अभी के लिए, ठीक है, या फिर ब्लू दे देते हैं। साथ में ब्लू इस तरीके से दिखाई दे रहा है, या फिर हम इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर सकते हैं और फिर से चेंजेस दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ठीक है। और हमारे पास दूसरा तरीका है डॉट BTN। तो मतलब जो हमारा होम वाला सेक्शन है उसके अंदर जो डॉट BTN वाला कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जिसको क्लास डॉट BTN है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कोई चेंजेस नहीं है। तो एक हमारे पास क्या है, हमारे पास होम BTN है, हाँ, तो हम इसका यूज़ ही कर सकते हैं। हम BTN की जगह अगर इसको लिख रहे हैं तब भी यही बटन सेलेक्ट हो रहा होगा। तो इतने तरीके होते हैं, मैंने एक बटन को अभी 3 या 4 या 5 तरीके से इसे स्टाइलिंग करने के तरीके बता दिए हैं, तो आपकी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिसेंडेंट सिलेक्टर को देख लिया, क्या होता है कि वहीं पे हमारा दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऊपर है हेडर के अंदर हमारे पास अ, ये LI एलिमेंट्स, अगर मैंने ये करना चाहता हूँ, स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके क्या, डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ करके हम इन्हें दे सकते हैं हेडर के अंदर LIs। मतलब हमने ये कहा है कि हेडर के अंदर LIs, तो हेडर के अंदर LIs यहाँ पे है, तो इन्हें हम कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर हम इन्हें एक्वा दें अभी के लिए और अपने पेज में देखें, तो आप देखते हैं इसके लिए बैकग्राउंड कलर इस तरीके से आ गया है। तो आप देखते हैं चेंजेस आए हैं। हमने लिखा है हेडर के अंदर LIs, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डॉट हैश नेब बार, क्योंकि हमने आईडी दिया नेब बार के अंदर जो हमारे नेब आइटम्स है उन्हें स्टाइलिंग दो, ठीक है, नेब आइटम्स डॉट नेब आइटम्स, क्योंकि हमने क्लास दिया है, इसे अलग अलग हमने क्लास दिया है, तो इनका यूज़ करके भी हम दे सकते हैं। और चीज़ हमने देख ली है, तो हेडर का यूज़ करके भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडर के अंदर जितनी भी एल आई है हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, लेकिन नहीं तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इनका कलर दे सकते हैं, कलर दे देंगे इन्हें ब्राउन, ठीक है, और फॉन्ट वेट दे देंगे इन्हें थोड़ा सा 700, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, नहीं टेक्स्ट डेकोरेशन क्या, मैं अंडरलाइन दे दूँ सबको, ठीक है, हाँ अंडरलाइन दे देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट फॉन्ट साइज अगर हम देना चाहें तो हम फॉन्ट साइज दे रहे होंगे लार्ज, ठीक है,
अब अगर आके देखें तो देख सकते हैं आपको कितने चेंजेस यहाँ पे आ गए हमारे इसमें, ठीक है। तो मे भी एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट टाइप, जहाँ पे हम लिस्ट टाइप चेंज कर सकते हैं या नहीं। लिस्ट स्टाइल टाइप, हाँ तो आपको किस में चाहिए, अगर डेसिमल सर्कल या डिस्क में अगर मैं देखूँ तो मे बी ये यूएल टैग के लिए होते हैं, अनोनी ऑर्डर लिस्ट के लिए होते हैं, ओएल टैग के लिए कंट्रोल। अगर मैं यहाँ पे ओएल लिखूँ और मे बी आई डोंट नो ये चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, बट बेसिकली जो देखना था हो गया, ठीक है। इस लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो रहा है, पता नहीं। हाँ मे बी, हाँ नहीं सॉरी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम देखें, ठीक है, हमें करना होगा यहाँ पे सिलेक्ट एल आई लिखना होगा, नहीं एल आई नहीं, यू एल, ओ एल टैग का यूज़ करना होगा। ओ एल जो क्या है हेडर के अंदर है, हेडर के अंदर है, ठीक है। मे बी इसी तरीके से होता है, ठीक है। सेटअप डिस्क, ठीक है। तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ऑर्डर लिस्ट कंट्रोल जेड यूएल, पता नहीं क्यों बट अभी के लिए चेंज नहीं हो रहा, हम इसे बाद में देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रखा है, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको उसकी हेल्प से बता देता क्या क्या होता है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन करके क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो इतनी कोई इसमें ये नहीं है, क्योंकि हमने अभी उसको पढ़ा भी नहीं है, तो आपको उसके लिए कोई ये नहीं लेना है। हमने कॉम्बिनेटर में देख लिया, अब हम बात करेंगे चाइल्ड कॉम्बिनेटर के बारे में, और यहाँ पे हमने डिसेंडेंट देख लिया है, और आगे हम बात करेंगे एडजस्टेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर के बारे में, जहाँ क्या होता है, हेडिंग थ्री दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर एनी पैराग्राफ। तो यहाँ पे पहले अगर हम सिबलिंग कॉम्बिनेटर के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सीएसएस कॉम्बिनेटर में चाइल्ड भी हमारे पास आया था, लेकिन हम बाद में देख लेंगे। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। द नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर इज यूज टू सिलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट। यहाँ पे हम बोलने का मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, डायरेक्टली आफ्टर सिबलिंग, क्या कि H2 का अगर आप सिबलिंग देखोगे पैराग्राफ, क्योंकि डायरेक्टली आफ्टर रहते हैं, ना तो इसके अंदर है और ना H2 पैराग्राफ के अंदर है। तो H2 के डायरेक्ट बाद जो एलिमेंट आया पैराग्राफ, तो इसका भाई हो गया ना भाई। तो आप समझ सकते हैं कि H2 का भाई पैराग्राफ, ठीक है। और यहीं पे पैराग्राफ का भाई यूएल टैग, ठीक है। लेकिन जो यूएल के अंदर एल आई हैं इसके बेटे हैं, इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है। इसके चाइल्ड हैं क्योंकि इसके अंदर आए हैं, ठीक है। इसके बाद आए हैं, इसके अंदर आए हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से समझते हैं, एक जनरेशन आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि सेक्शन इसका हो जाएगा दादा, पेरेंट अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप लगाएं, चाइल्ड कॉम्बिनेटर का अगर हम यहाँ पे देखें, अभी तो हम सिबलिंग कॉम्बिनेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एडजस्टेंट सिबलिंग के बारे में, जहाँ क्या हो रहा था कि डायरेक्टली आफ्टर बाद हम देख रहे होते हैं कि भाई H2 के बाद अगर पैराग्राफ आ रहा है तो क्या हो गया कि हम पैराग्राफ को अगर सिलेक्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस P। तो जितने भी हमारे पास H2 होंगे जिसके बाद पैराग्राफ आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस पैराग्राफ में चेंजेस आ जाए, ठीक है। या हम चाहेंगे कि जितने भी पैराग्राफ हैं जिसके बाद यूएल टैग आ रहे हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाए, वो भी हो सकता है, क्योंकि यूएल टैग क्या है, इसका भाई, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सेक्शन हो जाएगा एल आई का दादा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पेरेंट्स हो गए, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यूएल टैग को आप समझ सकते हैं एल आई का पेरेंट है, और यूएल का पेरेंट क्या हो जाएगा हमारा सेक्शन, और सेक्शन का पेरेंट हो जाएगा मेन, और मेन का पेरेंट हो जाएगा हमारा बॉडी, ठीक है। बॉडी आप देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और बॉडी का पेरेंट है हमारे पास एच टी एम एल। तो मेन रूट एलिमेंट एच टी एम एल, जिससे हमारी जनरेशन निकल रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक हमारे जनरेशनल फेज में आप समझ सकते हैं इस तरीके से हमारा ये चल रहा होता है। जनरेशनल फेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से कि हेड हो गया हमारा सबसे पहले जो आया था पेरेंट, ठीक है। इससे फिर हमारी पूरी फैमिली निकली है यहाँ पे एच टी एम एल में, ठीक है। मतलब मेन, फिर मेन के अंदर सेक्शन, सेक्शन के बाद S2 या यूएल के अंदर और जनरेशन चलती जा रही है और आगे आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब देखते हैं इसके बारे में, हमने कहा था कि डायरेक्टली आफ्टर, ठीक है। सिबलिंग एलिमेंट मस्ट हैव द सेम पेरेंट एलिमेंट एंड
एडजेसेंट मीन्स इमीडिएटली फॉलोइंग। क्या होना चाहिए कि जो हमारा सिबलिंग एलिमेंट होगा उनका सेम पेरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, ठीक है, इनका पेरेंट सेम होना चाहिए। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि हाँ पेरेंट तो सेम है ना, H2 और पैराग्राफ अगर हम देखें ये सिबलिंग कॉम्बिनेटर है। और इसके डायरेक्ट बाद भी आ रहा है मतलब आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन होता है कि इमीडिएटली फॉलोइंग, जो इसी के डायरेक्ट इमीडिएटली इसके बाद आ रहा है, ठीक है। एक क्या होना चाहिए, एक तो पेरेंट इनका सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग पेरेंट है तो क्या इनके बीच में सिबलिंग कॉम्बिनेटर तो बनेगा ही नहीं। ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर दो भाई का रिलेशनशिप तो तभी बनेगा ना अगर अगर वो एक ही पेरेंट्स से हैं, मतलब हाँ हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप में हम रिलेटिव्स में भाई बहुतों को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपका रियल ब्रदर तो वही है जिसके साथ आपका वो खून का रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वही देखना है कि एडजेसेंट होना चाहिए, एक तो उसके डायरेक्ट बाद होना चाहिए, ठीक है, सिबलिंग कॉम्बिनेटर बनाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए, इनका एक पेरेंट होना चाहिए, कोई मतलब पेरेंट एक ही होना चाहिए, अलग अलग पेरेंट नहीं हो सकता। तो H2 है जो पैराग्राफ है इसका पेरेंट एक ही है, कौन, होम, ठीक है। तो होम हो गया इनका पेरेंट मतलब सेक्शन, ठीक है। हम इसे होम भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने आईडी होम दी है। इसका नाम है इन्फॉर्मेशन मतलब आईडी आइडेंटिटी, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये भी देख लिया, ठीक है, और हमने इसे भी समझ लिया क्या है कि सिबलिंग कॉम्बिनेटर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या हो रहा है कि एडजेसेंट मीन्स इमीडिएटली फॉलोइंग, जो उसके डायरेक्टली बाद आ रहा है, ठीक है। आप इसे इसका भाई नहीं बोल पाएंगे, मतलब अगर एडजेसेंट की बात कर रहे हैं तो हम H2 का भाई यूएल को नहीं कह पाएंगे अभी के लिए, क्योंकि यूएल इसके इमीडिएटली बाद नहीं आ रहा है। एडजेसेंट हमें ध्यान में रखना है, तो पी इसका भाई होगा, ठीक है, H2, ठीक है। तो ये दो आप समझ सकते हैं इस तरीके से बन रहा है रिलेशन, ठीक है। तो सेक्शन अगर मैं इसको डिज़ाइन करूँ ओपन बोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं रिलेशन किस तरीके से बन रहा होगा। अगर हम वही देखें जो हम बात कर रहे थे, कुछ यहाँ से मैं शेप्स ले लेता हूँ इस वे में। हाँ, इस वे में लेना क्या ठीक रहेगा, नहीं डायरेक्टली मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ रहा होगा सेक्शन। अभी के लिए मैं ये माउस से कर रहा हूँ तो उतनी अच्छी डिज़ाइनिंग तो आएगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, ठीक है। मैं कोई ये नहीं मैकबुक या यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मल चीज़ है। डिज़ाइनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, आपको डिज़ाइनिंग ध्यान भी नहीं देना, आपका मेन टारगेट आप ये समझ रहे हो, ठीक है। सेक्शन हमारा पेरेंट हो गया, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है H2। फिर हमारे पास आ रहा है पैराग्राफ, और फिर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास यूएल टैग, ठीक है। तो सेक्शन को हम समझ सकते हैं पेरेंट, मेनली जो हमारा होगा पेरेंट। तो हमारा जो पेरेंट है वो है, अरे हमारा जो पेरेंट है ओ यार क्या हो रहा है ये, पहले तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो जो हमारा पेरेंट है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, तो हमारा जो पेरेंट है वो है सेक्शन, ठीक है। पेरेंट सबसे मतलब जो अभी के लिए पेरेंट है वो है सेक्शन इनके लिए, ठीक है। आपके लिए ध्यान में रखनी होता है, जैसे नहीं दिखाया रहा, हाँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेरेंट है सेक्शन, इसके जो ये हैं, हम कह सकते हैं इसके जो चाइल्ड्स हैं वो ये 3 हैं, ठीक है। और भी है, बटन भी हमारे पास, बटन भी इसका चाइल्ड ही है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा ये नहीं बनाएंगे उसको, ठीक है, ट्री नहीं बनाएंगे अभी के लिए इतना ट्री सिंपल है, ठीक है। तो H2 और ये जो P है, H2 के बाद इमीडिएटली आफ्टर हमारा P आ रहा है, तो इनके बीच में सिबलिंग कॉम्बिनेटर है इन दो के बीच में, ठीक है। तो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली आफ्टर होना चाहिए, इसलिए हम इसे एडजेसेंट कह रहे हैं, ठीक है। एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। तो P एंड U will be दो ये बन रहा होगा, सिबलिंग कॉम्बिनेटर बन रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सिबलिंग कॉम्बिनेटर के लिए डायरेक्टली आफ्टर बाद होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि हम इस मतलब कंप्लीटली ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा होगा जो मैंने कहा था कि क्योंकि इसका ही बेटा होना चाहिए, मतलब जो मैंने रिलेशनशिप लगाया था रियल लाइफ से रिलेटेड, कि अगर आपका मतलब हाँ जो आपके फादर हैं अगर उनके 3 बेटे हैं, तो वहाँ पे वो तीनों के बीच में सिबलिंग का रिलेशनशिप आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो तीनों के बीच में अभी के लिए ये रिलेशनशिप नहीं आएगा, एडजेसेंट की बात हो रही है, जहाँ पे उसके इमीडिएटली आफ्टर देखा जाएगा, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर यहाँ पे देखा जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आप 3 भाई हैं, तो जो आपकी इमीडिएटली बाद हुआ है उसको यहाँ पे आपका सिबलिंग कहा जा रहा है, जो उसके बाद हुआ होगा उसको सिबलिंग नहीं माना जाएगा, ठीक है, यहाँ के लिए सिबलिंग कॉम्बिनेटर में, ठीक है। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ईजी है, बहुत ईजी है। इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन दिया है कि ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम देखें, तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, द फॉलोइंग एग्जाम्पल सिलेक्ट द फर्स्ट
p element that are placed immediately after div। उस फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा होगा जो डायरेक्टली आफ्टर डिव के बाद आ रहा होगा। इसका सिंबल हमने कहा है प्लस, ठीक है। जब हम सिबलिंग कॉम्बिनेटर की बात कर रहे होंगे तो प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आए और हमें क्या सिलेक्ट करना है, जितने भी हमारा H2 हैं, जितने भी H2 जितने भी हमारा पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा तरीका है। जितने भी H2 के मतलब आप देखते हैं सेक्शन के अंदर H2 के अंदर पैराग्राफ, H2 के बाद पैराग्राफ, हमने इनको कुछ स्टाइलिंग तो दी थी, लेकिन वांट कि मैंने चेंज कर दूँ, ठीक है। चेंज कर दूँ यानी क्या स्टाइलिंग दूँ, और सबके लिए अभी के लिए हमने क्या किया था कि हमारा जो पैराग्राफ था, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको ये वाली स्टाइलिंग मिली है जो हमने सबको ये दिया है, बॉक्स के फॉर्म में दिया है। अब मैं चाहता हूँ सबको ये बॉक्स मिले, ठीक है। तो हम यहाँ से ये स्टाइलिंग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने सेक्शन को स्टाइलिंग दी थी तो हमें ये स्टाइलिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर पैराग्राफ को देते हैं, हाँ हम पैराग्राफ को दे सकते हैं। स्पेशली हम पैराग्राफ को अभी बॉक्स बनाने वाले हैं। हो सकता है उतना अच्छा ना दिखे, हो सकता है अच्छा दिखे, फॉर एग्जाम्पल अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ये रखना है। टेक्स्ट कलर हमें रेड ठीक लगेगा, मतलब वाइट ठीक लगेगा रेड पे, ठीक है। या तो हम येलो कर देते हैं, हाँ येलो में ठीक रहेगा, ठीक है। और कलर हमारा यही चलेगा। बॉर्डर कलर हमारी अगर ब्लैक देखें तो उस वाले बॉक्स में हमें नहीं दिखा देगी टॉप पे, तो उसके लिए हम रेड में ले लेते हैं, थोड़ा रेडिश टाइप में। और बॉर्डर रेडियस पैडिंग अगर आप देख रहे होंगे तो पैराग्राफ के लिए अब हमें ये मिल रहा होगा, तो देख सकते हैं इस तरीके से। जितने भी पैराग्राफ है सबके लिए आप देख सकते हैं बैकग्राउंड देख सकते हैं इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, तो जितने भी H2 के बाद आ रहे हैं आप देखते हैं H2 है उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है, H2 है उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट इसके इमीडिएटली आफ्टर आ रहे हैं H2 के बाद वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकली समझ लिया है, हमने थ्योरेटिकली समझ लिया है, और हर चीज़ से जितने भी तरीके हो सकते थे एक्सप्लेन करने के मैंने आपको किया है। तो बहुत अच्छे तरीके, अगर आपको अब भी समझ नहीं आए तो आप कह सकते हैं किसी एक टॉपिक पे स्पेशली वीडियो बनाने के लिए, मैं वो भी समझा दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना अच्छा ये नहीं दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ये हो रहा है, लाइट हो रहा है, ठीक है। तो इसे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसे नीचे लाएंगे यहाँ से। ये क्या करता है, आपको कितना ये रखना है, लाइटर रखना है, ठीक है। तो ये आपको ये कर देता है कितना लाइट आपका कलर होना चाहिए। तो आप देखते हैं अभी के लिए लाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉन्ट की वजह से या फिर ये CC पे अप्लाई हुआ है। बैकग्राउंड कलर ठीक है, और बॉर्डर कलर भी मुझे ब्लर ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं ब्लू में इसे रखते हैं, ठीक है। और फॉन्ट कलर मैं ब्लैक चाहता हूँ अभी के लिए, तो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक, या फिर इसकी जो ये है अल्फ़ा वैल्यू वो हम 0 नहीं करेंगे। अल्फ़ा वैल्यू ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए आप देख रहे हैं। अभी के लिए मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इस कलर के साथ, आप देख सकते हैं 8 GB के साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू अभी आई है अल्फ़ा। अल्फ़ा वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक कलर की इंटेंसिटी क्या आनी चाहिए, जो सारी होती है डेसिमल में 0 से लेकर 1 तक, जिसको 0.1 होगा 10% और 1 होगा 100%, ठीक है। तो 0 होगा 0%। इस तरीके से आप अगर यहाँ पे देखें, एक होती है हमारा ए इज इक्वल टू अल्फ़ा वैल्यू। अल्फ़ा वैल्यू मतलब आपकी कलर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने अल्फ़ा वैल्यू दी है तो क्या होती है 0 से लेकर 1 तक जारी होती है, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक जारी होती है, जिसमें 0.1 इज इक्वल टू 1% होता है। मैं यहीं पे कर रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 0.1 इज इक्वल टू 1% होता है, और वहीं पे अगर मैं 0.9 लिख रहा हूँ तो ये 90% होता है, 90% होता है। और 0 लिख रहा हूँ, 0 इज इक्वल टू 0%, मतलब आपने कलर की इंटेंसिटी बिल्कुल ये 0 दे दी है। और अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1 इज इक्वल टू 100%। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखने की चीज़ें कि अल्फ़ा वैल्यू जब भी हम दे रहे होंगे 8 GB या फिर हेक्स कोड में भी आप ये वैल्यू दे रहे होते हैं, होता क्या है कि आप आगे के दो और ये बना देते हैं, ठीक है। दो पेयर और आपको आगे लिखने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैल्यू तो वही होगी जो हमने कहा है कि ठीक है, उसमें वैल्यू वही जारी होती है 0 से लेकर F तक। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अल्फ़ा वैल्यू में अगर हम 8 GB में देखें तो इसकी वैल्यू जारी होती है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। और आपको 0.9 से भी और ज़्यादा आप इसे ले जा सकते हैं, 0.918 इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.568, लेकिन 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है।
तो हमने बेसिकली ये चीज़ अगर देखी है, तो अगर हम देखें तो आप देखते हैं हमारे ये थोड़ा-सा चेंज हो गया है, क्योंकि हमने टेक्स्ट कलर को भी हमने ब्लैक कर दिया, तो अब अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हाइट भी ज़्यादा लाइटर हो रहा था और आँखों पे ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट आ रहा था, अच्छे तरीके से पढ़ने में भी नहीं आ रहा था। तो हमने बेसिकली मेन चीज़ें कर लिया, सिबलिंग कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा, जो डायरेक्टली इमीडिएटली आफ्टर आ रहे होंगे, ठीक है? अगर हमें और चीज़ें देखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें हमने कर दी है, तो गुड है जी। तो चलिए देखते हैं आगे। सिबलिंग कम्युनिटी के बारे में हमने बात कर ली है, तो एजेंसेट के बारे में हमने बात कर लिया, डिसेंडेंट के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम देखने वाले हैं चाइल्ड कम्युनिटी के बारे में। चाइल्ड कम्युनिटी के बारे में अगर आप बात करें हम, तो चाइल्ड कम्युनिटी में हमारा लग रहा होता है ग्रेटर देन साइन, क्योंकि अगर चाइल्ड कम्युनिटी का रिलेशनशिप बताना, तो हमें ग्रेटर देन इसलिए दिखाना है कि ये इससे बड़ा है, मतलब इसका पेरेंट है, इसके अंदर जो चीज़ें आ रही है, तो ग्रेटर देन का साइन लग रहा होगा। अभी तक मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्लियर हो गया और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, पेरेंट का रिलेशनशिप हम बता रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होता है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। इस तरीके के बॉक्स क्रिएट करके, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंट है, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट है, इसके अंदर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 चाइल्ड इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम अब देखें तो ये हमारा पेरेंट है, ये 4 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसके चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। पेरेंट को हम अभी के लिए ले सकते हैं, ये हमारा क्या है, पेरेंट को हम ले सकते हैं, ये हमारा चाइल्ड है, और ये हमारा मतलब, हाँ, ये हमारा सेक्शन वाला पेरेंट है, सॉरी चाइल्ड है थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन एलिमेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम इसे प्लस कर रहे होंगे, नहीं प्लस से यहाँ पे बड़ा हो रहा है, मतलब अगर हमें ये कर रहा है, ठीक है, ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा H2 है, ये हमारा H2 है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं दूसरा फॉर्मेट लूँ, कंट्रोल ऑल पैराग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा होगा कंट्रोल ऑल, और यहाँ पे आ रहा होगा यूएल, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक यूएल था जो इसका पेरेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसे और बड़ा करूँ, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, यूएल के बाद आ रहा है बटन, हमने शॉर्ट में लिखा है, नहीं तो बटन आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसे और ज़्यादा लंबा ले जाऊँ, तो यहाँ पे आ रहा होगा LI और LI। तो यहाँ पे आप अपना ट्री स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से बना है। तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट है पीकेल है, मतलब अगर हम पूरा HTML का डॉक्यूमेंट बनाए, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। टॉप पे हमारा आ रहा होगा HTML, फिर उसके अंदर हमारे और चीज़ें आ रही होंगी, तो वहाँ पे वो बहुत लंबा ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। पूरा ट्री स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो बेसिक क्या है कि ये हमारा पेरेंट है, जो हमने देख लिया सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन है, और सेक्शन के 4 चाइल्ड हैं, ठीक है, ये 4 उसके चाइल्ड हैं, ठीक है। H2 पैराग्राफ, यूएल और बटन, ठीक है। लेकिन वहीं पे यूएल के अब अगर आप देख रहे होंगे, तो इसके 2 चाइल्ड हैं LI, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं LI का इसके साथ ग्रैंड फादर का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर यूएल का देख रहे हैं, तो यूएल का यहाँ पे फादर का रिलेशनशिप बन रहा है, फादर मदर का, इस तरीके से रिलेशनशिप बन रहा है। लेकिन अगर हमें चाहिए, हमें क्या सेलेक्ट करना है, अगर हमें चाहिए सेक्शन के अंदर अगर हमें LI सेलेक्ट करना है, तो हमें लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, चाइल्ड कॉम्बिनेटर का हमने पहले बता दिया, ये वाला साइन यूज होगा ग्रेटर देन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिबलिंग कॉम्बिनेटर के लिए हमारा सेलेक्ट हो रहा था ये वाला, और डिसेंडेंट के लिए हमें चाहिए थी स्पेस, ठीक है। डिसेंडेंट में क्या हो रहा था कि डिप, अगर आपने इस तरीके से लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा है डिव, डिव के अंदर पी, वो किस लेवल पे मैटर नहीं करता। डिव कोई हमारा एक डिव है, उसके अंदर भी पी किस लेवल पे, वो मैटर ही नहीं करता। वो सिर्फ देखेगा कि किसी डिव के अंदर जहाँ पे भी पी है, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन एडजस्टेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर में हमने देखा है कि
इमीडिएटली आफ्टर बाद होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो जो पी है ये इमीडिएटली पी के डिप के बाद आना चाहिए। अगर कहीं पे ये हो रहा है कि डिप के अंदर पी है तब स्टाइलिंग नहीं लगेगी। और डिप के एक बीच में कोई पैराग्राफ आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद यूएल आ रहा है, फिर हमारा पैराग्राफ आ रहा है, तो उस पर भी स्टाइलिंग नहीं लगेगी, इमीडिएटली आफ्टर होना चाहिए। लेकिन अब हम थर्ड बात करने वाले हैं चाइल्ड कॉम्बिनेटर। चाइल्ड कॉम्बिनेटर में चीज़ें किस तरीके से होगी, आप देख रहे हैं जो हमारा, पहले तो मैं यहाँ पे आवाज़ साउंड देख रहा हूँ, ठीक है, हाँ तो साउंड भी आ रही है, ठीक है। तो चाइल्ड कॉम्बिनेटर में हमारा रिलेशनशिप किस तरीके से बन रहा होगा, हमें लिखना है सेक्शन। अगर हमें एल आई सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेक्शन किसका पेरेंट है, यूएल का, यूएल का, यूएल किसके पेरेंट है, एल आई के। तब हम लिखेंगे इस तरीके से, ये हमारा आ रहा होगा सिंटेक्स, मतलब डिक्लेरेशन ब्लॉक। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर लिख रहे होंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर हम लिख रहे होंगे, ठीक है, वैल्यू पेयर हमारे आ रहे होंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है, पहले हमारा सेक्शन, फिर यूएल, फिर एल आई। लेकिन आप इसे मतलब ये एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुए है, ठीक है। हम यूएल के अंदर एल आई भी लिख सकते हैं, तो इससे हमारी कौन सी चीज़ें सेलेक्ट हो रही है कि वो मतलब आप हर एक एल आई सेलेक्ट हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, हर एक यूएल के अंदर एल आई तो आएगा, वो तो बेसिक चीज़ है, क्योंकि ठीक है वो तो हमें चाहिए, ठीक है। तो यूएल या ओएल हम लिख ही रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अनऑर्डर लिस्ट हो रहे होंगे उनके एल आई को हम ये कर रहे होंगे, ये ओएल को नहीं। लेकिन अगर आपने सेक्शन लिखा है तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि वही एल आई डिज़ाइन होंगे जो सेक्शन मतलब जो सेक्शन के अंदर है, ठीक है, वही एल आई हमारे डिज़ाइन हो रहे होंगे, उन्हीं को स्टाइलिंग मिल रही होगी जितने सेक्शन के अंदर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डॉट होम लिखा है तो यहाँ पे वही एलाइज अब स्टाइल हो रहे होंगे जो किस क्लास के अंदर है, जो हमारे डॉट डॉट होम, मतलब जो हमारा कोई एलिमेंट होगा जिसको हमने डॉट होम क्लास दे रखी होगी, मतलब जिस होम को हमने जिसको भी हमने होम क्लास दे रखी होगी, ठीक है, वैल्यू दे रखी होगी किसी क्लास के अंदर होम, उसके अंदर अगर एलाइज हैं कहीं पे तो वो डिज़ाइन हो रहे होंगे। अब ये नहीं दिखेगा कि वो सेक्शन है वो या डिव है या कुछ भी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमारा होगा रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देख लिया, चाइल्ड का मतलब इस तरीके से रिलेशनशिप बन रहा होता है, इसको हम कट कर रहे होंगे। अब अगर हम जाएँ 3 पे और हमें यहाँ पे चाइल्ड रिलेशनशिप बनाए तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें अब डिज़ाइन करने हैं, रुक जाओ पहले अपने पेज में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं जो हमारे एलाइज हैं सेक्शंस के अंदर वो डिज़ाइन नहीं हुई हैं, तो क्या कर लेते हैं, एलाई है हमारे सेक्शन के अंदर, उन्हीं को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। सेक्शन यूएल और एल, सॉरी ये एक डिसेंडेंट सिलेक्टर ऑर्डर है, यूएल और एल आई, ठीक है। अब मुझे इन्हें क्या स्टाइलिंग देनी है, हाँ ये मुझ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इनका कलर दे सकता हूँ ब्लू अभी के लिए, और इन्हें दे सकता हूँ फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा, हम दे सकते हैं इन्हें 40 पिक्सल, और भी टेक्स्ट डेकोरेशन हम इन्हें ये देखते हैं अंडरलाइन, ठीक है दे सकते हैं, मतलब उतना शायद हो सके अच्छे वे में ना दिखे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हर एक सेक्शन को इस तरीके से बॉक्स मिले, ये वाला बॉक्स, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लैक कलर का अगर आप बॉक्स देना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जो ये स्टाइलिंग यहाँ पे हमें दी है ये हमें किसको देनी होगी, नहीं मिली, यहाँ पे तो हमने बटन के लिए दी है, जो हमने होम को यहाँ पे स्टाइलिंग दी होगी यहाँ पे हमें सेक्शन लिखना है, ठीक है। तो आप देखते हैं अब ये स्टाइलिंग मिल तो रही होगी, ठीक है, मिल रही है, लेकिन आप देखते हैं ये जो बीच में यहाँ से गैप आने का ट्राई कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन गैप नहीं आ पा रहा है, एकदम इक्वल लेवल पे आ गया, मतलब वो अच्छे तरीके से वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो मतलब रुक जाओ पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, टॉप बॉटम से देता हूँ, टॉप से मुझे क्या चाहिए, पैडिंग 5 पिक्सल। आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इस पर इतना गौर नहीं करना है, मैं थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए, ठीक है। टॉप से 10 साइड से, बॉटम से मैं 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सेक्शन के लिए हमने दे दिया, लेकिन मैंने मार्जिन को कहा था अगर आपको बॉर्डर से दूसरे बॉक्स के बीच में, मतलब हर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में जो मार्जिन आती है अगर वो चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिन आ रही होगी। अब आप देख रहे आप देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके में मिल गया, अबाउट आप देखते हैं इस तरीके से आ रहा है, सर्विसेज इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो है ये हम ज़्यादा बड़ा बन गया जिस वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। पहले मैं से यहाँ से
माइनस करके अगर देखें तो पेज थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, हमारा पेज डिज़ाइन हो गया है, ठीक है। तो आगे से कितना हमारा पेज अब चेंज हो गया है पहले मुताबिक, वो वैसे हमारा पेज बॉक्स बॉक्स से नहीं बन रहा होता है, थोड़ा इसमें और स्टाइलिंग आ रही होती है, जो भी कलर हमने नहीं दिया। बेसिकली हमें चेंज करना है लिंक्स, नहीं एलाइस हमने जो कलर दिया है इन्हें। एक तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ इनके लिए क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ जो था वो सही है, कलर में हमने कुछ और भी दे सकते हैं, तो या तो इसे थोड़ा सा हल्का ही रखते हैं, ठीक है। तो आप देखें कुछ इस तरीके से, ज़्यादा ये नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर मैं अभी रिसेट करूँ तो आप देखते हैं इस तरीके से आ रहा है। तो कलर को थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क, ज़्यादा हल्का हो गया, तो 19 नहीं 595 देता हूँ, ठीक है। तो ये दे दें। अब आप देख सकते थोड़ा सा वापस आ गया है, ठीक है। तो हाँ, ये सही है। तो हमने बेसिकली ये चीज़ें भी हमने कवर अप कर ली है, ठीक है। तो साउंड अभी भी मेरा माइक काम कर रहा है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। चाइल्ड कम्युनिकेटर में हमने देख लिया ये वाला, सेलेक्ट ऑल बटन विच आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ स्पैन। तो डायरेक्ट चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक वो बटन हो रहा है जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है। अब हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और वैल्यू ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट। या तो उस एट्रीब्यूट को प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए या कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट्रीब्यूट और वैल्यू, या तो हम एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हमने नीचे कुछ इनपुट टाइप लिखे हैं, अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है। हम क्या चाहते हैं कि हमें उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, नेम नेम, या फिर हाँ, तो अगर हम यहाँ पे किसी साथ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल हमें सेलेक्ट करनी है क्लास, हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो नहीं तो दो तो कुल है, तो हम दोनों को ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत से फॉर्मेट होते हैं जब हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे होते हैं, तो एट्रीब्यूट में आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आप लिख रहे हैं इनपुट, हमने सेलेक्ट कर लिया इनपुट, इनपुट जिसके पास क्या है, आईडी है। सिंपल, अगर आपने इतना लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट जिसके पास आईडी है, उसकी आईडी की वैल्यू क्या है, हमें उससे नहीं मतलब, जिसके पास आईडी है उसे सेलेक्ट करें। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें सेलेक्ट करना है जिसके पास आईडी है, और उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। अब हमें क्या चाहिए, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग इसके अंदर हम दे देंगे, पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल, और बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अभी कल तो मैं ब्लैक ही यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट चलो सिंपल रखते हैं इसे, इसे क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं किस तरीके से हमारे इनपुट अब बन गए, जबकि आप सबको अगर पता हो तो पहले हमारा फॉर्मेट उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा सही लग रहा है उस इसमें, ठीक है। तो हम चाहें तो इसकी बॉर्डर नन भी कर सकते हैं, ताकि हमें बॉर्डर दिखाई ना दे, ठीक है। तो हम आप देख सकते हैं आपको कोई बॉर्डर एज इट इज़ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, कैंसिल। तो बेसिकली हमने ये भी देख लिया जहाँ पे क्या हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो एट्रीब्यूट में बहुत सी चीज़ें हैं। आप क्या लिख रहे हैं, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द लैंग एट्रीब्यूट। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से लिख के सेलेक्ट कर रहे हैं एलिमेंट को, सिर्फ इस तरीके से लिख रहे हैं, और जिनके बाद लैंग्वेज होगी, और सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद लैंग जिसके पास क्या है, वैल्यू ईच, जिसके पास ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। और फिर हम लिख सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द टाइटल एट्रीब्यूट कंटेनिंग द वर्ड फ्लावर। तो अभी क्या सिलेक्ट हो रहा होगा, अगर आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो उतने वो एट्रीब्यूट सिलेक्ट हो रहे होंगे जिनके पास वैल्यू में क्या है, फ्लावर, टाइटल के अंदर, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट कंटेनिंग द वर्ड फ्लावर, मतलब जितने भी टाइटल के अंदर फ्लावर लिखा गया उनको स्टाइलिंग मिल रही होगी। और दूसरा तरीका होता है इस तरीके से, तो सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विद द लैंग एट्रीब्यूट वैल्यू इक्वल टू इंग्लिश और स्टार्टिंग विद ई एन, ठीक है। या तो फिर स्टार्टिंग हो ई एन से या वैल्यू हो ई एन, ठीक है। इसलिए आपको समझनी है। एच आर एफ, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट विद एन एच आर एफ वैल्यू दैट बिगिनस विद, जो एच टी एफ एस, एच टी पी एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है।
ये फॉर्मेट होते हैं जो इंड हो रहे हैं पीडीएफ से, तो वहाँ पे क्या लिखना होता है इस तरीके से। तो ये इतने से आपका फॉर्मेट होता है। एट्रीब्यूट कैसे करने के लिए आप इनको खुद से ट्राई करें। आई विल सजेस्ट, अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक तो हमने देख लिया है और आगे भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट को भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम आ गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या है कि राइट सीएसएस इवेंट टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग, सेट द कलर पैराग्राफ इनसाइड डिव्स विद द आईडी माई आईडी गेट टू ग्रीन। तो इसको आप अभी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं इसे छोड़ दूँगा। अब हम बात करने वाले हैं सीडे क्लास, और जो हमारा अगले लेक्चर का टॉपिक होगा, क्योंकि आज के लिए मुझे लगता है कि हमने बहुत टाइम तक रिकॉर्ड कर लिया वीडियो। मुझे याद नहीं मैं कब बैठा, मे बी 3:30 बज रहे थे अराउंड, या कुछ। तो जितना भी है, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा देखने के लिए हो जाएगा, तो आज के लिए इतना बहुत है। अगला लेक्चर जब तक आता है तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत ईजी वे में समझाया गया है, बहुत ईजी है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट करें, मैं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक टॉपिक के। और अगर आप किसी एक टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक अलग से वीडियो चाहते हैं, वो भी बन जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट हिट द सब्सक्राइब बटन। साथ ही में नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रखी है, फॉलो करें, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कोई अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको बताना है कि क्या आपको चाहिए, ठीक है, तो उस पर हम बात कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।